brought to you by Kuku FM. Download the app now. अब चलते हैं अफगानिस्तान की तरफ, जहां की सत्ता एक कुख्यात संगठन के हाथ लग चुकी है और पूरा देश जेल में तब्दील हो गया है। लोगों को घुटन महसूस हो रही है, उन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। हजारों की संख्या में लोग बाहर निकलने के लिए बेताब हैं। लगभग पूरी दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान संकट के इर्द गिर्द सिमट चुकी है। इसी मसले को लेकर 24 अगस्त को G7 देशों की बैठक हुई। इसमें एयरलिफ्ट कैंपेन की डेडलाइन और तालिबान की सरकार को मान्यता देने पर विचार होना था। अमेरिका ने ज़रूरतमंदों को बाहर निकालने के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन तय कर रखी है, लेकिन जिस तेज़ी से लोगों की संख्या बढ़ रही है, इस तारीख तक सबको बाहर निकाल पाना असंभव लग रहा है। G7 की बैठक में ब्रिटेन और फ्रांस ने अमेरिका पर दबाव डाला कि वो डेडलाइन बढ़ाए, ताकि जो लोग अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं उन्हें निकाला जा सके। इस मांग पर अमेरिका ने कोई भरोसा नहीं दिया। बाद में सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वो 31 अगस्त को लेकर प्रतिबद्ध है। इससे पहले तालिबान ने साफ कर दिया था कि वो 31 अगस्त के बाद किसी तरह की मोहलत नहीं देगा। तालिबान ने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी। G7 की बैठक शुरू होने से ठीक पहले एक और दिलचस्प खबर सामने आई। AP और वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुखिया विलियम बर्न्स काबुल में हैं। उन्होंने वहां तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात की पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई। जब ये सवाल CIA से पूछा गया तो उसने कहा कि वो अपने बॉस की ट्रैवल डिटेल्स शेयर नहीं करते। इस बीच तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूर एक चेक पॉइंट बना दिया है। जिन भी लोगों के पास बाहर जाने के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं है, उन्हें पहले ही रोका जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार काबुल एयरपोर्ट के पास परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। दूसरा मुद्दा तालिबान की सरकार को मान्यता देने से जुड़ा था। क्या G7 देश तालिबान को मान्यता देंगे? फिलहाल तो नहीं। ग्रुप में शामिल सभी देशों ने एकमत से कहा है कि यह फैसला पूरी तरह से तालिबान के रवैये पर निर्भर करेगा। मसलन महिलाओं की आज़ादी, ड्रग्स की स्मगलिंग और आतंकियों को पनाह देना। तीसरा मुद्दा अफगानिस्तान में आतंकियों का सुरक्षित बेस तैयार होने की आशंका से जुड़ा था। तालिबान ने अफगानिस्तान की जेलों में बंद कई इनामी आतंकियों को छुड़ा लिया है। उनमें से कई विदेशी धरती पर हमले के आरोपी हैं। पिछली बार के शासन के दौरान तालिबान ने अलकायदा को सुरक्षित रिहाइश मुहैया कराई थी। उसी संरक्षण में अलकायदा ने 9/11 हमले की प्लानिंग की और अंजाम भी दिया। अमेरिका ने कहा है कि भले ही अफगानिस्तान में उसका मिशन पूरा हो गया है, लेकिन वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। मतलब ये कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करने से पीछे नहीं हटेगा। फिलहाल अमेरिका और नाटो का ध्यान लोगों को बाहर निकालने पर है। अमेरिका इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उसके 3000 से अधिक सैनिक काबुल एयरपोर्ट पर तैनात हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से लगभग 70,000 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। इसमें विदेशी नागरिक और नाटो सेनाओं के लिए काम कर चुके अफगान भी शामिल हैं। अब एक खुलासे की बात। ये मामला न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या से जुड़ा है। दानिश अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग करने गए थे। 16 जुलाई को तालिबानियों के हमले में उनकी जान चली गई। उस दिन वो अफगान स्पेशल फोर्सेस के साथ सफर कर रहे थे, स्पिन बोल्डक इलाके में। अब रॉयटर्स ने पूरे मसले पर एक विस्तृत रिपोर्ट पब्लिश की है। सैटेलाइट इमेजेस, विशेषज्ञों और उस दिन के फोन लोकेशंस के सहारे दानिश सिद्दीकी की हत्या की कड़ी जोड़ने की कोशिश की गई है। अब आपको बताते हैं कि रिपोर्ट क्या कहती है। तालिबानी एक एक कर नए शहरों पर कब्जा कर रहे थे। अफगान सेना शहरों को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। स्पिन बोल्डक में भी ऐसा ही हुआ। वहां अफगान स्पेशल फोर्स तालिबानियों को खदेड़ने के लिए गई, लेकिन दाव उल्टा पड़ा। उन्हें वापस भागना पड़ा। जिस गाड़ी में दानिश आए थे, उसके ड्राइवर ने उनको गोली लगते देखा। उन्हें 2 सैनिकों के साथ काफिले की तरफ भागते हुए भी देखा गया। काफिले के कमांडर को लगा कि सभी लोग आ चुके हैं, वे वापस लौट आए, लेकिन दानिश पीछे छूट गए थे। इसी गलतफहमी के कारण वो तालिबान के कब्जे में आ गए, जहां उनकी हत्या कर दी गई। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों की समीक्षा से पता चला कि दानिश सिद्दीकी की मौत के बाद भी उन्हें कई गोलियां मारी गईं। एक खबर यह भी चली थी कि उनकी लाश को भारी वाहन से कुचला भी गया था। शुरुआती जांच में इस दावे की पुष्टि नहीं हो पाई। पहले ये रिपोर्ट आई थी कि स्पेशल फोर्स और तालिबान के बीच गोलीबारी में दानिश की मौत हुई, लेकिन अब पता चला है कि मुठभेड़ के दौरान उन्हें रॉकेट का एक छर्रा लगा था, जिसके बाद उन्हें पास की मस्जिद में इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं से वो पीछे छूट गए। जब पीछे रहे काफिले को दानिश और 2 स्पेशल कमांडोज के पीछे छूटने के बारे में पता चला, कमांडर ने अपने कमांडो को फोन किया। उसका फोन एक तालिबानी लड़ाके ने उठाया। कमांडर ने दानिश का परिचय देकर उनकी जान बख्शने की गुजारिश की,
लेकिन तब तक उनकी हत्या हो चुकी थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में संस्था के अंदर की कई खामियों को भी उजागर किया गया है। दानिश की मौत के समय रॉयटर्स का काबुल या दक्षिण एशिया में कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं था। मार्च 2021 में ग्लोबल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट खाली हुई थी, उसे अभी तक भरा नहीं गया है। इसके अलावा दक्षिण एशिया में उनके एडिटर्स को भी स्पिन बोल्डक मिशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रॉयटर्स ने कहा है कि वो सभी तथ्यों की पुष्टि करने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे भविष्य में पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, ताकि कोई और अपनी ड्यूटी करते हुए नृशंसता का शिकार न बने।